सुपरिटेंडेंट भी थे, सार्जेंट भी थे, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे। पहले ही दिन मैंने कहा कि जेंटलमैन, आई एम हियर टू टीच यू द ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग, बट बिफोर डूइंग दैट आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन मिशन एरिया। एंड दे ऑल लाफ्ड एट मी। और 7 दिन में राजू जी मैं उनको केवल एक बात सिखा पाया कि आप किसी से भी अगर बात करते हो तो उससे दोबारा पूछो कि वो क्या समझा, अदरवाइज सब उल्टा पुल्टा हो जाना है। उनका क्या होता था, जैसे एक लड़की थी स्कॉटलैंड, नॉट स्कॉटलैंड, आयरलैंड की एक लड़की थी, उसने एक दिन सुबह सुबह रेडियो पे एक मैसेज दिया। आप मैसेज सुनना, क्या मैसेज दिया उसने, आई एम गोइंग टू डाई। इसकी हिंदी क्या होगी, मैं मरने जा रही हूँ, राइट, आई एम गोइंग टू डाई। एक्चुअल में वो कहना चाहती थी कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है एंड आई एम गोइंग टुडे। वो टुडे को टू डाई बोलते हैं। अब क्या करोगे आप? अब हमको बांग्लादेश के एक ऑफिसर ने, नेपाल के ऑफिसर ने ड्यूटी पर 200 किलोमीटर दूर से सुना। उसने कहा 4 दिन पहले एक पोलैंड के ऑफिसर ने सुसाइड किया है। मास ग्रेव देखी उसने स्रेब्रेनित्सा में, बोस्निया में, और उसने खुद को गोली मार ली अपने रूम में। तो वो लड़का मुझे बांग्लादेश वाला कहता है कि सर एक ब्रिटेन की लड़की भी आज सुसाइड करेगी। मैं कैसे मालूम? बोले सुबह 5 बजे कह रही है आई एम गोइंग टू डाई। हम लोग भागे गए, देखे तो आराम से कुर्सी बैठ कर सिगरेट पी रही थी। अरे मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहती नो प्रॉब्लम। मैंने कहा व्हाट यू मीन बाय टू डाई? बोले माय लीव इज सैंक्शनड, आई एम गोइंग टू बाय द मॉर्निंग फ्लाइट, आई एम गोइंग टू डाई। स्केड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल नहीं बोलते, उनके वर्ड्स अलग हैं। तो आमतौर पर हमारा नेपाल का, इवन हिंदुस्तान का बंदा जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो भी चूक जाता है। तो मैंने उनको यही सिखाया कि अच्छा तुम सामने वाले से पूछो कि वो क्या समझा, देन लीव द प्लेस। एंड दिस वाज माय टास्क accomplished. So I have pleasure in sharing with you that I taught how to speak English to the British police officers. It was very interesting. Superb. It was Superb. Anand Bhaiya, but being you are a teacher of history, I'm sure that in your school and college time you also will be not less than Kalyani. But I'm sure being a lecturer, then how you face those kind of the children, you can see that actually you are past in those children, right? And from there directly to IPS officer, then even the lecturers and even the teachers and even any other audience, you have to look them in a something different way. But you have always a smiling face, very softness. I don't know how you handled all these things. देखिए जीवन एक नाटक है, ये थिएटर है जो आपको करना पड़ता है। आप 4 साल के बच्चे से वैसे पेश नहीं आते हो जैसे अपने 78 साल के पापा के पेश आते हो। तो आपको अपना रोल चेंज करना पड़ता है। व्हेन यू आर इन पुलिस, सर्टेनली यू आर ट्रेन्ड फर्स्ट। 1 साल की हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल की हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थानों में, एसपी ऑफिस में, डिप्टी एसपी ऑफिस में होती है। तो वो 2 साल की जो ग्रूमिंग होती है ना, वो हमारे को इस तरह का बना देती है कि नाउ हाउ टू डू। लेकिन आप ये मान के चलो कि क्लासरूम और ट्रेनिंग आपके रियल लाइफ में काम नहीं आती। वहाँ आपको ह्यूमन फैक्टर से डील करना है। आप पुलिस ऑफिसर के रूप में आप मान के चलो राजू भैया कि कोई भी खुश होकर के थाने में नहीं आता है कि राजू भैया के बेटे का आईएएस में सिलेक्शन हो गया, वो मिठाई लेके थाने में गया। नो, इट नेवर हैपन्स अनलेस द पुलिस इंस्पेक्टर इज हिज रिलेटिव। वो मामा का लड़का है जरूर। तो आता कौन है थाने में? जो दुखी होगा, जो परेशान होगा, जिसको कोई तकलीफ होगी। तो सबसे पहली बात एज ए पुलिस ऑफिसर आप सुनना सीखो कि आपने उसकी बात को ठीक से सुना। 90% थानों के साथ प्रॉब्लम होती है, सर इन्होंने तो हमारी बात सुनी ही नहीं, पहले ही कह दिया, आपने अपनी अटैची का ध्यान क्यों नहीं रखा। एक तो मेरी अटैची तो चोरी हुई, ऊपर से मुझे डांट रहे हैं। तो ये जो पेशेंस है ना सुनने की, वो पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उस बंदे की जगह आप होते तो क्या सोचते, या आपकी पुलिस से एक्सपेक्टेशन क्या होती। अगर ये 2 चीजें आप सीख गए, पेशेंस, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो लोग कहते हैं ना कि जिसके पाँव में कील चुभती है वही जानता है। तो आप अपने आप को उस स्थिति में ढाल दो और फिर देखो कि आप क्या करते हो। यू विल डू जस्टिस फॉर श्योर। तो डिप्टी एसपी, लेकिन आनंद भैया, फ्रॉम द टीचर टू द पुलिस ऑफिसर टू द स्पीकर एंड देन फ्रॉम देयर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ सर?
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो जोनल डायरेक्टर्स होते हैं 7, उनकी ऑल इंडिया जी। लेवल, ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट होती हैं। उसमें IAS, IPS, अकाउंट्स, दूसरे लोग भी जा सकते हैं। तो मैं Correct. एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये घटना बॉम्बे की ही है। Okay. साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर होता था नागपुर में, और उसकी Okay. डायरेक्टर थी जो आजकल एडिशनल DG हैं आपके यहाँ, रश्मि शुक्ला मैम। Oh yeah, very well. I know her very well. वो शिल्प ग्राम फेस्टिवल में उदयपुर आई थी। मैं SP सिटी था, एडिशनल SP सिटी था उस समय। तो वहाँ Okay. के डायरेक्टर थे विश्वास मेहता साहब, WZCC Okay. उदयपुर, जो आजकल चीफ सेक्रेटरी Okay. हैं केरला के, राजस्थान के Okay. रहने वाले। तो उन्होंने Okay. मुझे कहा कि एक IPS ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, रश्मि शुक्ला, वो आ रही हैं और आपको उनको रिसीव करना है और उनको उदयपुर घुमाना है। मैं SP सिटी था, तो ठीक है। मैं मैडम से मिला, मैं कहा मैम IPS होते हुए आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में? तो मुझसे बोली कि आपको आना है क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? मैंने कहा मेरा तो बहुत शौक है, मैं आना चाहता हूँ। तो Correct. मेरा वो बोले कि ऑल इंडिया सर्विस का कोई भी ऑफिसर अप्लाई कर सकता है। तो 2009 में आई वॉज SP बूंदी, कोटा के पास एक Correct. जिला है बूंदी में, वहाँ Correct. सुप्रिटेंडेंट पुलिस था। उस समय वैकेंसी आई, और राजस्थान काडर के NC गोयल साहब, जो मेरे साथ Okay. कलेक्टर रह चुके थे जैसलमेर में व्हेन आई वाज एडिशनल Okay. SP, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम पूछते थे, अभी वैकेंसी आ गई है, तुम अप्लाई करो। तो मैंने अप्लाई किया। हालांकि मेरा सिलेक्शन नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पंजाब चंडीगढ़ के लिए हुआ था, लेकिन उस समय तक वहाँ किसी और का चयन हो गया। तो मुझे उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल जोन इलाहाबाद के लिए पूछा, मैंने हाँ कर दी। मेरा सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट आ गया। गवर्नर UP ने मेरा इंटरव्यू लिया, क्योंकि वो चेयरमैन हो। क्या बात। और खुदा न खास्ता जब मैं आया वापस लौट के और मेरा अपॉइंटमेंट आया, तो मेरे दीद एंड DG पुलिस हरीश मीना साहब थे, और शायद Okay. गहलोत साहब ही CM थे। इन दोनों ने मना कर दिया कि पुलिस वाले को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हम नहीं भेजेंगे। Why डंडा पर्सन इज गोइंग टू ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? So I met the DG, I personally requested, I met the CM साहब, and ultimately I could convince them that this is my vision, that I can do something from Rajasthan also. Actual में नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर में राजस्थान भी था। तो जब राजस्थान के लिए कहा, तो फिर CM साहब ने कहा चलो ठीक है, तुम करके दिखाओ राजस्थान के लिए क्या करोगे। एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड अ लॉट फॉर राजस्थान। आई एम रियली डिलाइटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ Just like कल्चर में Kashmir? 3 साल रहा। बाहर मैंने फेस्टिवल ऑफ इंडिया करवाए, कुवैत में कराया, जी। साउथ कोरिया में कराया, और भी जगह कराए मैंने। और वहाँ मैं 250-300 इंडिया के आर्टिस्टों को लेके जाता था। मेन फोकस जी। फोक पे होता था, फोक आर्ट पे। आपकी महाराष्ट्र या की folk लावणी art। को, पूरी दुनिया में फेमस कर दिया मैंने, है। Correct, राजस्थान का घूमर है, आसाम का बिहू है, या उड़ीसा का गोटी पुआ है, गुजरात का गरबा डांडिया है, या तमिलनाडु का डांस है, या केरल का, इनको सबको मैं लेके जाता था। लेकिन हाँ, साथ में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी जाते थे, शिव कुमार शर्मा भी जाते थे, हैं, रिम्पा शिवा भी जाती थी, राजेंद्र प्रसन्ना जी भी जाते थे। हम ऐसा माहौल कर देते थे, आप विश्वास करें। कुवैत में इंडियन एम्बेसडर होते थे अजय मल्होत्रा साहब, तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि तुमने 10 दिन में कुवैत में इतना इंडिया फैला दिया कि वीज़ा लेने वालों की नंबर 4 गुना 10 गुना बढ़ गई। एवरीवन वांट्स टू विजिट इंडिया। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शोकेस इंडिया देयर, एंड इन 10 days यू हैव टू शो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मैं रहा, मैंने खूब अपने आप को जस्टिफाई किया 3 साल। इलाहाबाद के अखबारों में छपा था राजू जी कि पुलिस वाला कल्चर में अब क्या होगा जोनल सेंटर का, न्यूज़ थी। और जिस दिन मैं छोड़ के आया हूँ, उस दिन भी न्यूज़ थी कि शुक्ला जी चले गए, अब क्या होगा कल्चरल सेंटर का। सो दिस इज द अचीवमेंट, दिस इज द। और ये जश्न कश्मीर क्या था सर? हुआ ये जनाब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होम सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया और कहा कि जी। कश्मीर जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो था नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर चंडीगढ़ के पास, और जी। वहाँ के जो ऑफिसर्स और लोग थे वो कश्मीर में काम नहीं करना चाहते थे। यू नो द रीजन, कि कश्मीर में Correct. काम करना मुश्किल है। तो होम सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप कश्मीर में काम करेंगे? तो मेरा आंसर वही था कि सर कश्मीर तो मेरे इलाके में है ही नहीं, आप शायद मुझे गलत बुला लिया आपने। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर चंडीगढ़ वालों को बुलाइए, मेरे पास तो UP, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सब थे। तो उन्होंने कहा कि आई हैव कॉल्ड यू इंटेंशनली, यू आर एन IPS ऑफिसर, द ओनली IPS ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
एंड आई वॉन्ट यू टू वर्क इन कश्मीर, विल यू वर्क? मैंने सावधान किया, सैल्यूट किया, मैंने कहा यस सर आई विल वर्क। और मैं कश्मीर पहुंच गया जनाब। और मैंने 3-4 महीने कश्मीर के गांव गांव में जाके वहां के लोगों को कहा कि हम आपकी कल्चर को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आइए मेरे साथ। तो जो कश्मीरी लड़कियां कभी कश्मीर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके पेरेंट्स मेरे से आके मिले और कहा कि सर आपकी वजह से हम इनको भेज देंगे। मैं उनको इलाहाबाद ले गया, कलकत्ता ले गया, दिल्ली ले गया, चंडीगढ़ ले गया, विदेशों में ले गया, और वो लड़कियां खुशी खुशी लड़के लड़की कश्मीर से आते रहे। बट दैट वाज नॉट द टास्क। टास्क वाज कि वहाँ के लोगों में हिंदुस्तान का जज्बा जगाना है। तो मैंने कश्मीर में 45 नवोदय, सेंट्रल और लोकल स्कूल में कश्मीरी आर्ट की वर्कशॉप शुरू करवाई, गांव गांव में जाकर। मैं कश्मीरी पठानी सूट पहनता था, कश्मीरी टोपी पहनता था, मैं सरकारी गाड़ी छोड़ देता था और डल लेक के किनारे से टूटी फूटी ओमनी लेके जाता था। कश्मीर के आर्टिस्ट मेरे साथ होते थे। लेह में मैंने फंक्शन किया, जश्न कश्मीर मैंने शेर कश्मीर ऑडिटोरियम श्रीनगर में किया, जिसमें दी देन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब को बुलाया, उमर अब्दुल्ला साहब आए, और जो रेगजिन जोरा साहब थे कल्चर मिनिस्टर, वो आए, और उनके सामने मैंने मेरे 400 कश्मीरी बच्चों को पेश किया कि सर ये मैं इनको सिखा रहा हूँ। और कश्मीर के बच्चों ने उनके सामने गाना गाया, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वो मेरी नहीं सर ड्यूटी थी। नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपको सिंगिंग का बहुत अच्छा शौक है सर, तो आप बोल के नहीं सुना सकते हो सर, आपको गा के सुनाना पड़ेगा आनंद भैया। अब मेरे पास कोई म्यूजिक तो है नहीं, लेकिन चलिए मैं आपके लिए मैं जब कुवैत में था तो मैंने स्टेज पे आके एक लाइन गाई थी, वो मैं गा के सुनाता हूँ आपको, बट यू विल कनेक्ट इट। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना हमको समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वो इस तरह की बात है। हम हिंदुस्तान को अच्छे से दुनिया में दिखाते थे और हमें गर्व होता था कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, बीच में 44 पुलिस ऑफिसर कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर के साथ मैंने काम किया है। मैं उनकी जो स्पेशलिटी है उसको जानता हूँ, उनकी जो क्वालिटी है उनको जानता हूँ। लेकिन एक बात मैं लॉयंस साहब आपके माध्यम से मेरे सारे हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पुलिस जैसी पुलिस दुनिया में नहीं है सर, वर्ल्ड में नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन पुलिस ऑफिसर। सर हम लोग 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। पेरिस का पुलिस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में 6 घंटे के बाद काम नहीं करता है। अमेरिका वाला 8 घंटे के बाद काम नहीं करता है। हमारे यहाँ जब कभी कम्युनल टेंशन हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए, हमारा सिपाही ड्यूटी पॉइंट पर सर जी 3-3 दिन बैठा रहता है। ये दुनिया में कोई नहीं करेगा। एंड व्हेन आई टॉक ऑफ इंडिया, आई टॉक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज ओरिजिनली वी ऑल वर वन। करेक्ट। तो वो जो सडनली हाउ यू नहीं, मेरा कहने का मतलब वो जो जज्बा है हमारा, आप देखोगे कि सिलिकॉन वैली में हमारे बंदे क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि वो 12-12 घंटे काम करते हैं। उनको वहां लगता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर मेरे को टारगेट जो दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, 3 महीने का टाइम दिया गया है, हिंदुस्तानी 1 महीने में पूरा करके ले जाके दे देता है कि मैंने कर दिया, दूसरा दीजिए मुझे। अमेरिकन कभी नहीं करेगा। अमेरिकन को फ्राइडे इवनिंग के बाद काम नहीं करना, अमेरिकन को 8 घंटे के 15 मिनट पहले बंद करना है काम को। हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं। हम सर चलती कार में भी काम करते रहते। लेकिन आनंद भैया, अब आप वो हिस्ट्री से, कल्चरल से, आईपीएस से, एज ए स्पीकर से आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गए। वो इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए सर। बस यूं ही, मतलब उसमें कोई खास रीजन नहीं है। देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में थिएटर बहुत किया है। मैं एनएसडी के लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ, भानु भारती जी के साथ मैंने काम किया है, और अंधा योग, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, तांबे के कीड़े, आपके बॉम्बे में, सतारा में, सांगली में, कोल्हापुर में, पूना में मैंने थिएटर किया है उन लोगों के साथ। तो मन तो मेरा थिएटर में रहा। अच्छा, उस समय वीवी कारंत साहब डायरेक्टर होते थे एनएसडी के, जो कोइंसिडेंटली मेरे पापा के बीएचयू के क्लास फेलो थे।
तो मैं उनके पास पहुंच Okay. गया कि मुझे एनएसडी में एडमिशन दीजिए। तब तक मेरा लेक्चरशिप में सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने कहा मेरे से कि अरे तू जिंदगी भर स्ट्रगलर ही बना रहेगा क्या, जा अपना लेक्चरशिप ज्वाइन कर। उसके साथ थिएटर को चमका और वहाँ बच्चों को थिएटर सिखा। मैं लौट के आ गया। अभी क्या हुआ कि 1988 में मैं डिप्टी एसपी जैसलमेर, फिर एडिशनल एसपी जैसलमेर रहा। तो वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी और वहाँ लोग आते थे। तो एक आध कोई परिचित बॉम्बे के थे जैसे आप हो, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के मुझे भेजी कि ये गुलजार साहब जा रहे हैं और लेकिन फिल्म की शूटिंग है, तो आप इनकी हेल्प करिए, इनको लोकेशंस वगैरह दिखाइए। तो गुलजार साहब का मैं फ़ैन हूँ, मैं फ़ैन हूँ। और आप विश्वास करिए, मैं बिल्कुल एक्सेस नहीं बोल रहा हूँ, गुलजार साहब भी मेरे फ़ैन हैं। ओहो, क्या बात है सर, आप क्या ये बात। सोच लीजिए कि लेकिन फिल्म के कुछ सीन जो उन्होंने शूट कर लिए थे, उसके बाद में जी। उनको करड़ा पोछीना दिखाने ले गया जैसलमेर में, जहां सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा फिल्म की शूटिंग की थी। ओह, ओह, बहुत दूर है जैसलमेर से, 90-100 किलोमीटर बॉर्डर पे है। तो जब उन्होंने वो जगह देखी तो वही डिसाइड किया, आनंद जी मेरी फिल्म के इन सीन्स को मैं दोबारा शूट करूंगा। ओह गॉड। और लेकिन फिल्म की God. प्रोड्यूसर लता मंगेशकर जी थी। तो लता मंगेशकर जी अच्छा। को, लता मंगेशकर जी जैसलमेर में थी। उनको जब कहा गया तो मेरे से नाराज हुई कि ये नए नए पंगे करता रहता है, क्यों वो जगह दिखाई जाके गुलजार साहब को। लेकिन गुलजार साहब को जगह पसंद आई और फिल्म की शुरुआत Good. वहां से की उन्होंने। लेकिन की करड़ा पोछीना में हम लोग सुबह 4 बजे चले जाते थे, पहली सूरज की किरण के साथ। गुलजार साहब जैसा परफेक्ट कोई फिल्मकार हो ही नहीं सकता, जीनियस, हो ही नहीं जीनियस। सकता। तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा और उसके बाद अनिल शर्मा आए फिल्म की शूटिंग करने, जो मेरे रिलेशन में भी हैं। ऐलाने जंग की शूटिंग की। एक आध Correct. आपको पता है, एक रेड्डी साहब होते थे, नरसा रेड्डी, उन्होंने नागार्जुन को पहली बार जैसलमेर लाए और नागार्जुन से कहा इनके पाँव छू, अपने को यहाँ शूटिंग करनी है। और वो फिल्म थी क्या? गीतांजलि, और गिरिजा उसकी हीरोइन थी। तेलुगु फिल्म थी, Okay. तेलुगु तमिल, और नागार्जुन उस फिल्म से स्टार बन गए। वो फिल्म जैसलमेर में हमने शूट कराई, गीतांजलि। मन तो आनंद भाई ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुन सुन के मुझे पता ही नहीं चला कि 30-31 मिनट कैसे निकल गए। अरे बाप रे, निकल गए क्या? एक जी फिर सर, मैंने तो माचिस मैं ये में, कह रहा हूँ माचिस सर, फिल्म में, फाइनली नहीं माचिस फिल्म में All मैंने the- एक्टिंग की। माचिस फिल्म की जी। शूटिंग कोटा में मैंने करवाई गुलजार साहब से। उसके बाद मैंने Okay. गदर फिल्म की शूटिंग कराई बीकानेर में, जहां मेरा पोस्टिंग था, उसमें भी मैंने एक्टिंग क्या की। और बिफोर लास्ट ईयर एक फिल्म अनिल शर्मा ने ही बनाई, जीनियस, उसमें कहानी में भी मेरा योगदान है, वो उसमें भी मैंने एक्टिंग की है, जीनियस फिल्म में। So, from the teacher to cultural ministry to IPS to the folk dances etc. plus cultural से, then as an actor, salute है आनंद साहब। आपको सर मैं अभी जाने नहीं दूंगा। शुक्रिया जाने के सर। पहले खाली एक बार आप अपने पूरे 103 कंट्रीज का हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए, because the second young girl what she's coming from north only now, no, from the east of India, and you